ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण, कहा बख्शे नहीं जाएंगे अराजक तत्व। शुरू हुआ भाजपा सदस्यता अभियान संगठन पर्व, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट सहित कई गणमान्य नेता रहे मौजूद। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप, कहा जीत से बखला गई है भाजपा। भाजपा का कांग्रेस पर जवाबी हमला, देवभूमि के प्रति उदासीनता का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस मुख्यालय से संचालित महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और पुलिस के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, साथ ही कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने और शांति भंग करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़ी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डेमोग्राफी चेंज, धर्मांतरण, लव जिहाद के मामलों पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। ऋषिकेश में पत्रकार पर किया गया जानलेवा हमला निंदनीय है। वहीं राज्य में महिला अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है, जिस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वहीं आईएसबीटी की घटना बहुत ही निंदनीय है। वहीं एरी ने कहा कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन होगा। वहीं एरी ने बताया कि यूकेडी का वार्षिक अधिवेशन 15 से 17 सितंबर तक गैरसैंण में होना था, लेकिन मौसम को देखते हुए अब यह अधिवेशन तय समय पर हल्द्वानी में होगा। हमने आज मुख्य विषय तो हमारा ये था कि जो हमारा वार्षिक अधिवेशन 15 और 16 सितंबर को गैरसैंण में तय था, लेकिन मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कल हम लोगों ने मिल बैठ के ये फैसला किया कि गैरसैंण थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा, इसलिए ये अधिवेशन 15 और 16 को हल्द्वानी में होगा। एक तो ये था। दूसरा, हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो प्रदेश की है उस पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की आपके माध्यम से कि कितनी घटनाएं हो गई हैं। हरिद्वार का ये ज्वेलरी शॉप रॉबरी का केस देख लीजिए, ऋषिकेश में पत्रकार की पिटाई माफियाओं द्वारा हो रही है, आईएसबीटी में हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हो रही है और भी तमाम सारे लोग हैं। तो इसलिए हमने सरकार से आपके माध्यम से ये चेतावनी दी है कि इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जल्दी सरकार ठीक करे, वरना उत्तराखंड की जनता का आक्रोश उसको झेलना पड़ेगा और उसका नेतृत्व उत्तराखंड का आंदोलन करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। वहीं राजधानी देहरादून में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर लोग स्ट्रीट लाइट्स को सही करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार का कहना है कि नगर निगम ने 2017 में ESL कंपनी को टेंडर दिया था और कंपनी अपने वेंडर से ही काम करवा रही थी, लेकिन कंपनी द्वारा 2 माह से संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा था। 1 महीने पहले कंपनी को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब ये कार्य नगर निगम की 14 टीमें कर रही है और आगे टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से ESL कंपनी को काम दिया गया था 2017 से और अभी तक उनके द्वारा अपने वेंडर से काम कराया जा रहा था, परंतु पिछले 2 माह से उनके द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया जा रहा था। 1 माह पूर्व उनको नोटिस भी जारी किया गया था
जिसमें उन्होंने 1 माह का समय लिया था, परंतु उनके द्वारा कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई। अभी हमने उनका टेंडर समाप्त कर दिया है। फिलहाल व्यवस्था नगर निगम की 14 टीम्स कर रही हैं और हम एक प्रॉपर टेंडर इसमें फ्लोट करने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, अब ये सिलसिला लगभग एक बार फिर से चल पड़ा है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा है कि भाजपा पार्टी तोड़ने में माहिर है और जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में जनता का अपार समर्थन हमें मिला, उससे भाजपा बुखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि 7 साल से कांग्रेस जनता के बीच में है और जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है, जिससे भाजपा सहमी हुई नजर आ रही है। उनका कहना ये भी है कि जिस प्रकार से आपराधिक मामले प्रदेश में बढ़े हुए हैं, ऐसे में भाजपा सरकार को जाग जाना चाहिए, नहीं तो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सरकार हमारी बनी हुई सरकार इन्होंने तोड़ने का काम किया, चले गए। और आपने देखा है कि मंगलौर और जो बद्रीनाथ में जो जन समर्थन हमें मिला, आशीर्वाद मिला है, इनके इन्हीं कृत्यों को देख करके मिला है। और मैं धन सिंह जी को कहना चाहूँगी कि क्यों आप भाजपा जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं होएगी तब तक लेके आप लोगों का आना बंद नहीं करेंगे। कुछ नहीं, कांग्रेस अपनी तैयारी में है और बहुत ही, मेरे ख्याल से पूरे 7 साल से कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच में है, धरातल में है और जनता का समर्थन हमें मिलेगा। जनता का आशीर्वाद की हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से भी और जनता से भी कि आप अपने प्रदेश को इससे उजड़ते हुआ और लूटते हुए ना देखें। जल्द से जल्द आप इनको, जिस तरह से इन्होंने ईडी के डर से और जिस तरह से अपनी तरफ पार्टी को, सिर्फ इनको धरातल पे काम करने से कोई मतलब इनको नहीं था, सिर्फ इनको कांग्रेस पार्टी को तोड़ने से मतलब था। जो जनता इनकी बातों को अब समझ चुकी है और धीरे धीरे इनको आईना दिखा रही है कि जनता को काम चाहिए, पूर्ण बहुमत। जनता ने पूर्ण बहुमत दिया इनको, इसलिए दिया था कि आप खाली दल बदल का काम करें। और धरातल पे जो महिला आज हमारी कितनी सुरक्षित है, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा हमारे ये कांड हुआ है अंकिता भंडारी का, उसके बावजूद भी महिलाओं का ये भी आईएसबीटी में जो एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची सामने जो दुष्कर्म हुआ है, अपने आप में देवभूमि को निंदनीय करता है। इसलिए मैं सरकार से कहूँगी कि जाग जाए, वरना आपकी उल्टी गिनती शुरू, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रुड़की में हुए वसीम की मौत मामले को लेकर जहां कांग्रेस सरकार पर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना रही है, तो वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि निसंदेह वसीम हत्याकांड निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस गोकशी के अधिकांश मामलों में समुदाय विशेष के लोग ही शामिल क्यों पाए जाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस वसीम हत्याकांड मामले पर हमलावर है, इस तरह कांग्रेस को गोकशी के मामले में भी मुखर होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पर ऐसा कृत्य होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। वसीम की जो मृत्यु हुई है बड़ी दुखद है और यदि उसमें किसी भी प्रकार से पुलिस का हाथ है या वहां से लापरवाही हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला, लगातार मीडिया के माध्यम से भी ये विषय उठ रहा है, लेकिन एक विषय कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्या प्रदेश में गौकशी होनी चाहिए? इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, चुप क्यों हो जाती है? और फिर इसमें एक जांच का विषय ये भी है कि थानों में जितने भी मामले गौकशी के पंजीकृत हैं उसमें समुदाय विशेष के लोग ही क्यों होते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये देवभूमि है, हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि पर अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है तो कांग्रेस को उसके विरुद्ध भी मुखर होना चाहिए। उस नौजवान की मृत्यु पर मुखर होने की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई की भी जरूरत है और होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश को, ये देवभूमि है, इसको गौकशी से मुक्त कैसे किया जाए, इस पर भी कांग्रेस को आगे आना चाहिए और मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए। उत्तराखंड में मानसून का सीजन अब अंतिम दौर में है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में मानसून की वजह से कई स्थानों पर इस बार जल भराव की समस्या देखने को मिली, जिसे लेकर आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शहर में हुए जल भराव की स्थिति स्पष्ट करते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि शहर में कई जगह पर हुए अनियोजित कार्य बिना नक्शा पास कराए किए गए और पुराने शहर में ड्रेनेज व्यवस्था का न होना अव्यवस्था का प्रमुख कारण रहा है। नगर निगम द्वारा कई स्थानों पर सफाई भी कराई गई है, लेकिन उनके बावजूद भी कई स्थानों पर जल भराव देखने को मिला है, जिसे लेकर आगे योजना बनाई जा रही है। कारणों में कई सारे कारण हैं, एक ही कारण नहीं है। विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ कॉलोनी बिना नक्शे के या बिना MDD अप्रूव पास हुई हैं, वहाँ पर ढलान का ना होना एक इश्यू है।
इसके अतिरिक्त पुराने शहर में ड्रेनेज सिस्टम के भी कुछ इश्यूज़ हैं। निगम के द्वारा सफाई भी की गई है, कुछ स्थानों पर कुछ कमियां भी देखी गई हैं, उनका निराकरण भी कराया गया। कुछ जगह हमारे द्वारा सोक पिट या रिचार्ज पिट की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश भर के विद्यालयों में इन दिनों प्रधानाचार्यों के 1101 और प्रधानाध्यापकों के 788 पद खाली हैं और पहाड़ के कई स्कूलों से कई अध्यापकों के एक साथ ट्रांसफर हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़ें और उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। वहीं इन्होंने कहा कि भाजपा बचपन से ही बच्चों के मन में ऐसी मानसिकता विकसित करना चाहती है जिससे वे आगे जाकर भाजपा को ही वोट करें और भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट दिखाई दे रही है। चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें, उनका एक ही सपना है अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो भाजपा को वोट देगा इंडिया। तो ये लोग बच्चों को पढ़ाने की तरफ इनकी मानसिकता ही नहीं है। इनकी मानसिकता सिर्फ एक तरफ है कि किस तरह लोगों को अंधभक्त बनाया जाए, किस तरह इस तरह विवश किया जाए कि बच्चा पहले ही इनके अपने बनाए हुए स्कूलों में जाए और वहाँ इनकी ही मानसिकता उनके दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाए कि आपको भाजपा को वोट देना है, भाजपा ही अच्छी है, भाजपा बेस्ट है। सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे खासे स्कूलों को जो है ये बंद करने की कगार में खड़े हैं, इस बच्चों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और देहरादून से अभी कुछ समय पहले एक मामला संज्ञान में आया था जहाँ एक वार्ड के अंदर 2 विद्यालय हैं, एक तो मदरसा है और एक विद्यालय है। तो ये लोग उस विद्यालय को बंद करके भी उसको मदरसा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और वहाँ के क्षेत्र के जो लोगों की मांग है कि कम से कम विद्यालय तो रहने तो मदरसा एक अलग चीज़ है, पर भारतीय जनता पार्टी विद्यालयों को भी मदरसे में कन्वर्ट करना चाहती है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के कदम से भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि वो अच्छा कर रही है तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। बच्चों का अहित कर रही है, राज्य का अहित कर रही है और देश का अहित कर रही है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र आनंद ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह से चोरी, डकैती, लूट और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि शासन प्रशासन पूर्णतः असफल रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाल ही में हुई घटनाओं के चलते उत्तराखंड को पूरे विश्व के सामने शर्मसार होना पड़ा है। से पूरे उत्तराखंड में डकैती, चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उनसे ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल हो चुका है और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो धराशायी हो चुका है और इसके लिए पूर्ण रूप से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिम्मेदार हैं और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे उत्तराखंड को पूरे विश्व के सामने शर्मसार होना पड़ा है। भाजपा का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं आज महानगर कार्यालय में सदस्यता अभियान 2024 संगठन पर्व का शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रदेश संगठन अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल की पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण कराया। इस शुभारंभ कार्यक्रम में राजपुर विधायक खजान दास, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और वर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा सभी उपस्थित पदाधिकारियों की प्राथमिकता सदस्यता का नवीनीकरण कराया गया। प्रदेश सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और देहरादून प्रभारी कुलदीप कुमार ने हर सदस्य से कम 5 सदस्य बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज चौमुखी विकास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसको भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के नाम से मना रही है, ये पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 तारीख को जैसी सदस्यता करवाई, उसके पश्चात प्रारंभ हो चुका है। 3 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के अंदर सदस्यता दिलवा करके उत्तराखंड के अंदर इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। और आज उत्तराखंड के अपने जो हमारे संगठन के 19 जिले हैं, 19 के 19 जिलों के लॉन्च कार्यक्रम में अपने प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से और लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम में जिलों में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। अब तक जो हमें केंद्र की ओर से डाटा प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अंदर लगभग 3 लाख सदस्य अब तक बन चुके हैं। हम 1 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमने हर बूथ पर 200 वोट, जो पहाड़ी बूथ है उन पर 200 वोट और जो मैदानी बूथ है उनमें 300 वोट का लक्ष्य रखा है।
देश में बढ़ते अपराधों और दुष्कर्मों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए अहम सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं के लिए सहायक उत्तराखंड पुलिस ऐप के फीचर यानी कि गौरा शक्ति में रजिस्ट्रेशन करने का जागरूकता अभियान फैलाने का काम किया है। वहीं सखी गौरा शक्ति महिलाओं के लिए एक ऐसा सहायक उत्तराखंड पुलिस ऐप फीचर है जिसमें यदि आप संकट के समय बटन प्रेस करते हैं तो कुछ ही क्षणों में पुलिस सहायता आपके पास आ जाएगी। इस महीने बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर की ये पहली टेस्ट सीरीज भी है। सीरीज से पहले भारतीय टीम के हेड कोच यानी कि गौतम गंभीर गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। उनकी ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। टेस्ट के बाद T20 सीरीज खेली जाएगी। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका परिवार उन्हें याद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। ऋषि कपूर की आज 72वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर और पत्नी नीतू कपूर उन्हें याद करके इमोशनल हो गई। वहीं नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर ऋषि कपूर के जन्मदिन की एक पुरानी फोटो शेयर की। फोटो में ऋषि कपूर कैंडल्स पर फूंक मारते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्शन में नीतू कपूर ने लिखा कि आपकी याद में आज आप होते तो 72 साल के हो चुके होते। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।